ओके, अब देखिए सेक्शन सी हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेक्शन बी हम लोग कर लिया, एमएसक्यू वाला जो सेक्शन है वो हम लोग का पूरा हो गया है। अब नेट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आप आंसर कीबोर्ड से डालेंगे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस नहीं दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है और आंसर जो है आपको कीबोर्ड से उसमें इंटर करना होगा एग्जाम में, ठीक है। ऑनलाइन जो एग्जाम होगा आपका, उसमें आंसर जो है कीबोर्ड से डालेंगे आप। देखो ये मतलब 20 क्वेश्चन होगा, 41 to 60, और इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, 41 to 50 1 मार्कर होंगे और 51 to 60 2 मार्कर्स होंगे। तो अभी हम लोग 41 to 50 करेंगे 1 मार्कर, उसके बाद 51 to 60 करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है 41 क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग इन वन डायमेंशन पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू x² - x4, ठीक। The minimum mechanical energy in the same unit of Vx above which motion of particle cannot be bounded for any initial condition is, मतलब यूनिट मास का पार्टिकल है और पोटेंशियल आपको ये दिया हुआ। पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास इन जनरल, नॉट एवरीवेयर। इन सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, central forces we have central force potential meaning central force potential energy, but in general except central forces we mean potential means potential energy point mass. So if you want potential energy you have to multiply mass into potential. So mass is 1 kg, 1 unit mass, unit दिया हुआ नहीं हुआ लेकिन जो भी यूनिट है 1 यूनिट मास है, तो उसको 1 से गुना करेंगे तो you'll get the potential energy, expression of potential energy. So expression of potential energy, Vx is a kind potential energy only because mass is 1 kg. So potential energy will be potential into 1 kg. So that will be potential itself. So potential energy is given as Vx equals to x² minus x4. x² minus x4. इसको अगर प्लॉट करें हम लोग, see x² 1 minus x². Or you can say x² x minus 1 x plus 1. तो इसमें हम लोग डेस्कार्टेस रूल लगा देंगे, ठीक है। मतलब अगर ग्राफ प्लॉट करें इसका हम लोग, इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ Vx वर्सेस x विल गो लाइक व्हाट। यहाँ पे देखिए इट हैज़ गॉट 3 रूट्स, Vx इक्वल टू 0 अगर करें हम लोग तो यहाँ पे 3 रूट्स है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, पर x इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, इवन मल्टीप्लिसिटी। तो जहाँ पे इवन मल्टीप्लिसिटी होता है वहाँ पे जो पोलिनोमियल है अपना साइन चेंज नहीं करता है, और जो ऑड मल्टीप्लिसिटी के रूट्स होते हैं वहाँ पे पोलिनोमियल अपना साइन चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू से x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का क्यूब। तो अगर इसको हमको प्लॉट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप x इक्वल टू रूट देख लीजिए, 2 3 4 पे रूट्स है, ठीक है। अब 2 जो है x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी, 1 पावर 1 है ना। x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी, x इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी। तो ऑड मल्टीप्लिसिटी के पास जो px पोलिनोमियल px है वो अपना साइन बदलता है, और इवन मल्टीप्लिसिटी के नेबरहुड में अपना साइन वो नहीं बदलता है। डेस्कार्टेस रूल है, इसको समझा भी जा सकता है, प्रूव भी किया जा सकता है। तो पहले तो आप साइन देखिए x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। x इक्वल टू 0 अगर पुट करें हम लोग तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -2 यहाँ आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस है ही, आपका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया। तो x इक्वल टू 0 पे ये जो पोलिनोमियल है वो पॉजिटिव है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे पोलिनोमियल जो है पॉजिटिव है, ठीक, कुछ ऐसा है, पॉजिटिव है। 2 पे साइन बदलेगा बिकॉज x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी, 2 पे साइन बदलेगा। फिर वापस 3 पे आके हिट करेगा एक्सिस को, बट 3 पे अपना साइन नहीं बदलेगा बिकॉज x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी। सो 3 के पहले नेगेटिव, 3 के बाद भी नेगेटिव रहेगा। फिर 4 जो है रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी है, तो वहाँ पे साइन अपना चेंज करेगा, ठीक है। मतलब 2 के पहले पॉजिटिव था,
0 पे निकाल लिया तो फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। तो रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी के पास पोलिनोमियल अपना साइन चेंज करता है। देखो देखो, ये पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ऐसा बता रहे हैं आपको हम। और रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी पे साइन अपना नहीं बदलेगा, माइनस है माइनस ही रह जाएगा। फिर x = 4 जो है रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी है, तो वहाँ पे भी साइन बदल जाएगा। इट्स वेरी इजी टू गेट व्हाट आई एम सेइंग, मतलब ये मतलब प्रूफ करना बहुत इजी है ना। बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रूफ, आई एम लिविंग इट ऑन यू टू सी हाउ इट हैपन्स। सॉरी, यहाँ पे देखिए x = 0 इज द रूट ऑफ व्हाट, x = 0 is the root of even multiplicity, x = -1 is the root of odd multiplicity and x = 1 is the root of odd multiplicity. तो अगर हम x = half करें, half lies in this region 0 to 1, तो half अगर करते हैं तो vx is positive, right? vx is positive, half करते हैं तो ठीक है, right? Okay. If I put x = half, x = half is positive, x = 0 पे जो साइन है वो नहीं बदलेगा, ठीक है, साइन नहीं बदलेगा, और x = -1 पे साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे हिट करेगा रूट पे, फिर आगे यहाँ हिट करना है तो ऑफकोर्स लौट के आएगा हिट करने के लिए इसको, ठीक है, फिर साइन यहाँ नहीं बदलना है, फिर हिट करने के लिए वापस आएगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा, नहीं। और ये चूंकि x में इवन है सो इट विल बी सिमेट्रिक ऑन y एक्सिस, बताइए जैसा रूट, ये दोनों जो लिम्ब है ना ब्रांच, वो मिरर इमेज रहेगा, मिरर इमेज रहेगा। सो दिस इज ग्राफ ऑफ vx, दिस इज ग्राफ ऑफ vx, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, what is the minimum mechanical energy above which motion is not bounded, cannot be bounded। देखिए मोशन कैनॉट बी बाउंडेड, सपोज देखो क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब समझो। सपोज द एनर्जी इज दिस, राइट। पहले तो समझो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मोशन इज, पहले तो ये समझिए कि under what condition motion is forbidden, means what is the value of position, what is the in the region which places are forbidden for a particle। मतलब इस वन डायमेंशनल motion or one dimensional region where the particle is moving, means the position of particle is determined by x variable, so I assume it is moving in along x-axis, right? So when it moves along x-axis, what value of x is forbidden? The value of x for which the potential energy exceeds energy, total energy, is forbidden। वो सारा x का value, or the region where Vx goes more than E is forbidden। Why? Because energy consists of what? Potential energy and kinetic energy. So K is E minus Vx. And since classical mechanics, K is always positive, non-negative. So that means only those regions are allowed where energy is more than Vx. And those regions where energy is less than Vx is not allowed. So if this is the value of mechanical energy, then I can say that this is x1 and this is x2. So between x1 and x2, energy is less than potential energy. So the region between x1 and x2 and x3 and x4 is forbidden. The region between x1 and x2 and x3 and x4 is forbidden. Means हम कह सकते हैं कि now your particle is confined to x2 and x3। अगर पार्टिकल इसके बीच में होगा तो न तो वो x2 के लेफ्ट में जा सकता है, न x3 के राइट में जा सकता है। सो आई विल हैव ए forbidden region over here or a bounded motion over here if the particle lies in this range। Then the particle will get bounded between x2 and x3।
particle will get bounded between x2 and x3. If energy is this, still particle will get bounded between these two positions. But if energy is equal to Vx max, of course this is if it is energy is Vx max, then in that case all the values of x are allowed, because nowhere energy will be less than Vx. मतलब अगर एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, उस केस में ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी अलाउड. पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी विदाउट एनी पेन. So in that case, the reason there won't be any bounded motion. So the minimum energy for which you don't have any bounded motion is E equals to E. For E more than this, the particle is never bounded. All the values of x is allowed. If E is more than Vx for all values of x, then every position is allowed. So if E is equal to them, if I want minimum, if E is equal to Vx max, very more than this, well and good. But even if it is equal to this, then all the value of x is allowed, and in that case particle will never be bounded. Bounded का मतलब होता है कि you are confined to some region, like I told you x2 to x3. अगर particle energy less than V max है तो x2 to x3 या x मतलब कुछ region में confined हो जाएगा, मतलब उधर भी forbidden है इधर भी forbidden है, so you will be confined to that region. But if your energy is, the minimum energy is Vx max, then all the value of x will be allowed, and in that case there won't be any bounded motion. If you are more than this, then also you are never bounded, right? So they are asking for minimum value of energy. So the minimum value of energy for which you have bounded, you don't have any bounded motion, is Vx max. So we have to find the maximum value of Vx, maxima of Vx. So how will you find the maxima of Vx? Take the first derivative. Right. So where the derivative goes to 0, you have 2x 1 minus 2x square. So you have x equal to 0 plus minus 1 upon root 2. So I think this is plus minus root 2, right? So 1 by root 2, and this is maxima का position. ये minima का, x equal to 0 is the position of minima. We can check it. How will you check it? You take the second derivative. जहाँ पे second derivative negative होगा मतलब वहाँ maxima है 2 minus 8x square. So if I put x equal to plus minus 1 by root 2, so in that case it is 2 minus 8 into 1 by 2, or you can say this is minus 2, right? So you do have maxima at x equal to plus minus root 2. So the Vmax will be what? The value of potential at x equal to plus minus 1 by root 2. So that gives you 1 by 2 minus 1 by 4, or 1 by 4, or you can say 0.25. 0.25. So this is your E, the minimum value of E. So the answer is 0.25, right? The answer is 0.25. समझ में आ रहा है? It is 0.25. Yeah. I hope you understand. ये देखिए 42 question number. What it says, intensity versus distance curve for double slit diffraction experiment is shown in figure. If the width of each of the slit is 0.7 micrometer,
What is the separation between the two slit in micrometer? Separation between two slit means center to center distance. Center to center distance. Separation with center to center distance. You have, so this is your slit width. And center to center distance would be what? E plus D, where D is basically this distance, right? So you have to find what? E plus D basically. Acha, these maximas are called principal maxima, and they are given by this formula. E plus D sine theta equals to L lambda. Means this corresponds to n equal to 0, this corresponds to n equal to 1, this corresponds to n equal to 2, this corresponds to n equal to 3, this corresponds to n equal to 4, and I think n equal to 5 is missing. And why it is missing? It is missing because at this position there will be first diffraction minima. If the position where maxima is supposed to get formed, if that coincide with the position of minima, this is theta m, I can say this is theta n, the position of principal maxima is given by this. And if it coincide with one of the position of diffraction minima, like this, right? So that means if L lambda by E plus D coincide with one of the diffraction minima, means जहाँ पे मैक्सिमम फॉर्म होना चाहिए वहाँ पे डिफ्रैक्शन मिनिमा फॉर्म हो रहा है, तो वो वहाँ पे लाइट पहुँचेगा नहीं, फिर वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगा. So here we are seeing that n equal to 5 is coinciding with m equal to 1, first diffraction minima. So m equal to 1 is lambda by E, right? So that means n equal to 5 is coinciding with first diffraction minima, right? So that means E plus D is 5E. And this is 0.7 micrometer, so it is 3.5 micrometer. The width, slit separation is going to be 3.5 micrometer. 3.5 micrometer. समझ में आ रहा है आपको? It is 3.5 micrometer. Okay. I hope you understand this. बहुत क्वेश्चन आता है नहीं यार, मतलब करवाना पूरा क्वेश्चन इजी टास्क नहीं है. मतलब ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चा लोग देखते हैं तो जोश आता है, ठीक है कोई नहीं. ये देखो, इन ए कोएक्सियल केबल द रेडियस ऑफ इनर कंडक्टर इज 2 मिलीमीटर होना चाहिए, mm. 2 mm and the outer one is 5 mm. ये 2 mm है, IF 5 mm है, 5 mm, this is 2 mm. The inner conductor is at a potential of 10 volt while the outer conductor is grounded. The value of potential at a distance of 3.5 millimeter, 3.5 millimeter, मतलब बीच में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा. तो ये तो कोएक्सियल केबल है ना. कोएक्सियल केबल मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ सिलेंडर, मतलब ये कोएक्सियल केबल इस टाइप का होगा ना जी. ये आउटर हो गया और इनर हो गया, ठीक है. और इनर का पोटेंशियल आपको दे रखा है कि 10 वोल्ट भैया, और आउटर वाला ग्राउंडेड है, ठीक है. सो पोटेंशियल ऑन द इनर साइड इज 10 वोल्ट and potential on the outer side is 0, right? So if I talk about this region, in this region you don't have any charge, so you can have a Laplace equation getting satisfied. और यहाँ पे देखिए एक चीज, your V is depending only on this R value.
It is not depending on theta and z. So in cylindrical polar coordinate, if I talk about del square v, it's going to be this. थीटा और फाई वाला टर्म का जरूरत नहीं है क्योंकि v इज नॉट डिपेंडिंग ऑन थीटा, बिकॉज देखो इस सरफेस पे 10 वोल्ट है, अब इस सरफेस पे थीटा और जेड तो वेरी कर रहा है ना, इवन देन v इज 10 वोल्ट. अब आउटर सरफेस में भी थीटा और फाई, भाई आर ही तो कांस्टेंट है, थीटा और फाई तो वेरी कर रहा है, बट फिर भी v जीरो है. बट जब आर चेंज कर रहा है फ्रॉम 2 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, वी चेंजिंग मीन्स वी डिपेंड्स ऑन आर ओनली, राइट? So the other two terms will be 0 because they involve dv by d theta and dv by dz, so they will be 0. So from here I can say r dv by dr is going to be c1, or I can say v is c1 by r dr plus c2, or I can say c1 ln r plus c2. Is it not? So your v is c1 ln r plus c2. Okay, right? ठीक है. Okay, okay. Okay. So we have two conditions. One is when r is 2 millimeter. When r is 2 millimeter, ln when r is 2 millimeter, v is 10. And when r is 5 millimeter, v is 0. See, if I subtract it, I'll get what? C1 log of this minus log of this, or you can say log of 2 by 5. Ln of 2 by 5. From here I get C1. From here I get C1. Hmm. 10 upon ये दूसरा कैलकुलेटर उठा लिए हैं, AC से सब गायब हो जाएगा, ठीक है. So it's 10 upon bracket ln 2 भागा 5. Yeah. So it is C1 is minus of 10.91. Okay. And what is C2? C2 is minus C1 ln this. So C2 will be what? Minus of 10.91 and ln, in bracket I can say 0.05. Wait. Or you can say 5 upon 1000. Okay.
So yeah, it comes out to be yeah, it is 57.80. Yeah, so V is minus 10.91 ln R plus 57.80. Okay. Now I want V at x equal to 3.5 millimeter. Right. So that will be what? Minus 10.91 ln 3.5 into 10 to the power minus 3 plus 57.80. Let's calculate it. Minus 10.91 ln 3.5 भागा 1000, right? Yeah. Plus, I think I am committing some mistake. Let's calculate C2 first. फिर से करते हैं तो लॉन हाँ लॉन ही होगा 2 भागा 5 क्या होता है ये तो ठीक है यार 0.9162 so 10 भागा 0.9162 is ठीक ये तो ठीक है C1 का वैल्यू सही है C2 का वैल्यू निकालो C2 is what C2 is minus C1 okay yes हाँ ठीक है C2 is this तो ये क्या आ जाएगा देखो ln of 5 भागा 1000 is 5.29 yes into 10.91 57.80 ठीक ओके अब हम लोग क्या करेंगे यस अब हम लोग C1 C2 निकल गया हम लोग का अब 3.5 पे निकालना है तो 3.5 पे निकालना है तो क्या आ जाएगा माइनस 10.91 और ln 3.5 भागा 1000 ठीक प्लस 57.8 119.49 इसमें थोड़ा ना एरर हो गया है यहाँ पे ना साइन का एरर हो गया है ये C1 नेगेटिव है ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा ये भी नेगेटिव है ये माइनस होगा ठीक है ये माइनस साइन होगा यहाँ ये माइनस साइन होगा अब सही आएगा समझ ना क्या गलती था जो C2 है ना वो हमने पॉजिटिव निकाल लिया था वो माइनस होगा एक्चुअली बिकॉज C1 इज नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड दिस इज वेरी स्मॉल नंबर लॉग ऑफ स्मॉल नंबर इज नेगेटिव तो माइनस होगा अब निकालो अब सही आएगा minus 10.91 and ln
0.0 sorry ln 3.5 भागा 1000 yes I minus sign minus 57.8 so it is 3.89 भाई घटता जाएगा ना मतलब 3.896 मतलब यहाँ 5 है 10 वोल्ट है 10 वोल्ट से घटते हुए 0 हो रहा है यहाँ बीच में तो कुछ बीच का ही वैल्यू आएगा ठीक है ये ऐसे आ जाएगा ठीक है ओके ठीक है आगे चलते हैं 43 हो गया हम लोग का नाउ वी हैव टू डू 44 ये क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन नंबर है क्या लिख रहा है An intrinsic semiconductor of band gap 1.25 electron volt has an electron concentration 10 to the power 10 per centimeter cube at 300 Kelvin. Assume that its band gap is independent of temperature and that of electron concentration depends only exponentially on temperature. If the electron concentration at 200 Kelvin is y into 10 to the power n per centimeter cube where y lies between 1 and 10 and n is integer the value of n is देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बेसिकली इज रिलेटेड एज दिस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है ना n इज ये फार्मूला याद भी रखिए आप Eg is the band gap and this is the relation ये रिलेशन आप याद रखो the electron concentration the variation of electron concentration with temperature related by this exponential relation ये होता है ठीक है अब क्या बोल रहा है तुमको कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है 10 to the power 10 है कितना टेम्परेचर पे 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये अपॉन 2 kT and T is what 300 Kelvin और ये बोल रहा है कि ये y इंटू 10 to the power n हो जाता है एट 200 Kelvin ठीक है ठीक है तो अगर इसको डिवाइड कर दें हम 10 to the power 10 and y into 10 to the power n will be what e to the power 1.25 अपॉन 2k ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 by 200 minus 1 by 300 ठीक है तो अगर हम बात करें इसमें e to the power 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल और k का वैल्यू ले लो 1.38 इंटू 10 to the power minus 34 k is what r by n 10 to the power 23 sorry R is 8.34 and n is 6.023 so it is this and this is what this is 600 इसका लघुत्तम हो जाएगा और 1 हो जाएगा 3 minus 2 yeah yes so what is this value let's find it out तो क्या आ जाएगा देखो मतलब ये 2 0 इसमें गुना होगा तो 10 to the power minus 21 हो जाएगा ये कट जाएगा है ना so it is e to the power 1.25 1.6 into 10 to the power 2 upon 6 12
ठीक है ना, निकालो कितना आ रहा है। अब दिस इज इक्वल टू 10⁻10 अपॉन, एक काम कर लेना, I can say y into 10⁻n is what, 10⁻10 गुने e to the power माइनस ऑफ दिस होल थिंग। नहीं, निकाल लेते हैं ऐसे करके, ये क्या आ जाएगा, e to the power e to the sorry e to the power माइनस साइन, माइनस कर लेगा ना, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर चला गया, माइनस ऑफ 1.25 गुने 160 कर दो, भागा 12 गुने 1.38, ये आ रहा है 10⁻10 गुने 5.69 इंटू 10⁻5060 minus 6. So this is 5.69 into 10⁻4. So this is going to be y and n is going to be 4. n जो हो जाएगा 4 हो जाएगा. The value of n will be 4. Getting a point? The value of n will be 4. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है. ये देखो क्या बोल रहे हैं, 45 क्वेश्चन नंबर. द पार्टिकल ऑफ मास m is placed in 3-dimensional cubic box of side A. What is the degeneracy of its energy level with energy 14 h cross square pi square 2m square. देखिए क्यूबिक बॉक्स में एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, E nx ny nz is h cross square pi square nx square ny square by 2m square. और इसका वैल्यू दे रखा है, it is 14 h cross square pi square by 2m square. Right? So that means nx square ny square nz square is 14. And nx by ny nz has to be a positive integer other than 0. So what would be the value of nx and ny nz? One, 2, 3. स्क्वायर टर्म क्या होता है, 1, 4, 9, 16, यही सब जोड़ोगे ना जी, स्क्वायर तो यही होता है इंटीजर का. तो 1, 4, 9 is 14, 1 plus 4 plus 9 is 14. So nx ny nz is what? पूछा नंबर ऑफ डिजेनरेट एनर्जी लेवल, डिजेनरेसी क्या है. Degeneracy, see nx ny nz has to be 1, 2, 3, right? So I can choose nx in, and there are the 3 distinct numbers, so I can choose nx in 3 ways. I can put 1 or 2 or 3, and I can choose ny in 2 ways. Of course nx ले लेंगे जो ny में ले नहीं सकते हैं क्योंकि तीनों distinct है. And once I choose ny, what I am left with will be nz. So I have 6 ways of permuting these 3 numbers and place them at nx ny nz box. Right? So nx ny nz can be chosen in 6 ways. 6 ways. So the degeneracy would be 6. ठीक है, degeneracy 6 हो जाएगा. पहले मान लो 1 चूज करते हैं तो ये 2, 3 ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो. फिर आप पहला 2 चूज कर लो तो फिर ऐसे ले सकते हो या ऐसे सफल कर लो. फिर अगर 3 चूज करते हो
तो आप ऐसे सफल कर लो या ऐसे सफल कर लो, ये सब का एनर्जी तो सेम ही रहेगा ना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम, but they are all representing different eigenstates. So you have 6 eigenstates possessing the same value of energy. So degeneracy would be 6. Degeneracy would be 6. 6 would be the degeneracy. Number of eigenstates having the same eigenvalue are said to be degenerate. Are said to be degenerate. Okay. ये क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्या बोल रहा है, बढ़ा सकता हूं आपके नहीं। See this, what it says. Unpolarized light of intensity I naught passes through polarizer P1. अनपोलराइज्ड लाइट जो है I naught इंटेंसिटी का P1 को हिट कर रहा है। The light coming out of polarizer falls on the quarter wave plate. एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है पोलराइजर को हिट कर रहा है, ठीक है, दिस इज पोलराइजर P1 एंड द लाइट कमिंग आउट, अगर मान लो पास एक्सिस ये है तो लाइट कमिंग आउट विल बी हैविंग फील्ड वाइब्रेशन along the pass axis of polarizer. Now you have what? It falls on the quarter wave plate QVP. ठीक है, and the quarter wave plate has got the principal section of the optic axis making angle 45 degree with the polarization axis of P1. मान लो ये आपका, अगर इधर से देखते हैं हम लोग, इस साइड से देखते हैं, ठीक है, और इसको मान लो हम लोग इसको ऐसे मान लो, अच्छा पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। जो क्वार्टर वेव प्लेट का जो ऑप्टिक एक्सिस 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पास एक्सिस ऑफ P1 and then it passes through another polarizer P2 with its polarization axis perpendicular to P1. Good. The intensity of light coming out of P2 is I, then I naught by I is what? ये क्वार्टर वेव प्लेट है और ये फिर पास कर रहा है तुम्हारा कहाँ से, पोलराइजर P2 से। अब अगर मान लो हम लोग इसको जेड डायरेक्शन मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, सो अगर जेड डायरेक्शन का बात करें तो जेड डायरेक्शन सिर्फ प्रोपगेशन हो रहा है, बाकी सारा गेम जो है एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन को अगर सीधे देखो केवल, ठीक है, तो मान लो कि जो पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर है P1 पोलराइजर का जो पास एक्सिस है वो सपोज को वाई डायरेक्शन में है, सपोज करो वाई डायरेक्शन में, सपोज द पास एक्सिस ऑफ P1 इज लाइंग इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, और जो क्वार्टर वेव प्लेट का जो ऑप्टिक एक्सिस है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और P2 का जो पास एक्सिस है वो P1 के पैरेलल, P1 के परपेंडिकुलर है। अब देखो क्या होगा, जैसे लाइट P1 से पास करेगा द अनपोलराइज्ड लाइट विल बिकम प्लेन पोलराइज्ड विथ ऑल द फील्ड वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पास एक्सिस ऑफ P1। मतलब जो सारा फील्ड वाइब्रेशन होगा वो पास एक्सिस ऑफ P1 के अलॉन्ग रहेगा, एंड विद दिस फील्ड वाइब्रेशन इट फॉल्स ऑन द क्वार्टर वेव प्लेट। और क्वार्टर वेव प्लेट का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो फील्ड वाइब्रेशन का डायरेक्शन उससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, ये आपका ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में ब्रेक करेगा और जब निकलेगा तो π/2 का फेज चेंज लेकर निकलेगा, और यहाँ पे जो है सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा। क्यों सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि एंगल 45 है, ई वेव और ओ वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर यही 45 नहीं रहता तो इलिप्टिकली पोलराइज होता, ठीक है। अब यहाँ से सर्कुलरली पोलराइज लाइट अगर एक और पोलराइजर से पास करता है तो क्या होगा, ओ वेव और ई वेव दोनों का वो कंपोनेंट जो P2 के पास एक्सिस के पैरेलल होगा वो निकलेगा, और P2 के पास एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट है तो प्लेन पोलराइज होगा तो I नॉट बाई 2 हो जाएगा। हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट में इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब सर्कुलरली पोलराइज लाइट P2 से पास करेगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगेन आपका हाफ हो जाएगा, तो I नॉट बाई 2 से I नॉट बाई 4 हो जाएगा, I नॉट बाई 2 से I नॉट बाई 4 हो जाएगा सर्कुलर। तो ये आपका जो है फाइनल इंटेंसिटी I हो जाएगा। सो द क्वेश्चन आस्क यू I नॉट बाई I, इट इज गोइंग टू बी 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक।
क्लियर है? सिंपल थ्योरेटिकल एनालिसिस पे क्वेश्चन है, बट पोलराइजेशन से क्वेश्चन हर साल देखिए एक क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक क्वेश्चन आता है तो उसको कर लीजिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस इज 20 पाई प्लस 750 आई के। आई इज आयोटा, आई इज अंडर माइनस। स्किन डेप्थ क्या होगा? स्किन डेप्थ क्या होगा? The depth at which the electric field goes to 1 by E of its the value of the value at the surface. 1 by E of the value at the surface. See, E is usually we write E as E naught e to the power minus I k dot r minus omega t, suppose. Okay. So we have here I cap and k dot r. This is k, right? This is k. So it is 20 pi plus 750 I cap n cap. This is k. N cap is unit vector in direction of propagation. So it would be like this. तो क्या आ जाएगा? E naught e to the power I cap multiplied will be minus 1. So it is 750 n dot r. So n dot r is the basically the displacement along the distance along direction of propagation. So it's I 20 pi n dot r minus omega t. So if suppose n cap lie in z direction, then in that case this would be E naught e to the power minus 750 z. If n cap lies in z direction, and this would be what? I 20 pi z minus omega t. तो ये तो हार्मोनिक पार्ट है, वेव पार्ट है, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना। सो वी वांट टू फाइंड आउट स्किन डेप्थ क्या है? स्किन डेप्थ इज द वैल्यू ऑफ z एट विच the amplitude becomes 1 by E of its value at the surface. 1 by E of its value at the surface. So it's e to the power minus 1, e to the power minus 750 z. So this the value of z at which the amplitude goes to 1 by E of its original value, or 1 by E of its value on the surface. So on the surface z is 0, so amplitude is E naught. So the value, the depth at which the amplitude goes to 1 by E of its initial value will be the skin depth. So if I put it this, the value of z which I obtain is skin depth. So z is 1 upon 750. 1 upon 750. तो क्या आ जाएगा देखो? Meter of course. So this comes to be 1 upon 750. So it comes to be 1.33 millimeter. 1.33 millimeter. Millimeter में यहाँ से पूछा है, ठीक है? 1.33 millimeter. Just going to be the skin depth. ये देखिए क्या बोल रहा है? An anti-reflection film coating of thickness 0.1 micrometer is deposited on glass plate for normal incidence of light of wavelength 0.5 micrometer. What should be the refractive index of the film? देखो anti-reflection coating में क्या होता है? What happens in anti-reflection coating? This is your glass plate, right? इसमें क्या कर रहे हो लोग? Anti-reflection coating जो है वो डिपोजिट कर रहे हैं। So anti-reflection coating में क्या होगा? ये आपने डिपोजिट किया, ठीक है? ये आपने डिपोजिट किया, तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का मतलब है कि लाइट अगर फॉल करेगा ना तो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होएगा। मतलब आप एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग किस वेवलेंथ के लिए कर रहे हैं? 0.5 के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब लाइट फॉल करेगा तो एक तो हिस्सा लाइट का अपर सरफेस ऑफ द कोटिंग से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा हिस्सा नीचे जाएगा और नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो ये 1 है और ये 2 है, ये अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप बढ़िया बनाएं इसको, लाइट आया, एक तो आपका अपर सरफेस रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा हिस्सा नीचे गया और लोअर सरफेस रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है? तो ये 1 और 2 है
और ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस ले रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 म्यू टी, नहीं, टी डाउन एंड देन ये तो ऊपर से चला गया 1, और 2 क्या हुआ? नीचे गया, कोटिंग में घुसा और फिर नीचे सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, ग्लास सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, तो टी नीचे और टी ऊपर, 2t ट्रेवल किया, और कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू है, तो 2 म्यू टी इज गोइंग टू बी द पाथ डिफरेंस। और अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्टर लाइट नहीं हो, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो उस केस में योर थिकनेस शुड बी सच दैट 1 and 2 undergo destructive interference. So for 1 and 2 to undergo a destructive interference, this path difference should be equal to lambda by 2. ठीक है, this path difference should be equal to lambda by 2. तो यहाँ से आपको म्यू मिल जाएगा एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। अगर लैम्डा के लिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग बनाना चाहते हैं और आपको थिकनेस जो है 0.1 माइक्रोमीटर का डिपोजिशन करना है, देन द मटेरियल विच यू शुड चूज फॉर मेकिंग एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग should be of this refractive index lambda upon 4t. Yes, so lambda is 0.5 and 4 into 0.1, so this is 5 by 4, 1.25. Yeah, 1.25. So refractive index of the film should be 1.25. चेक कर लेते हैं, so 1.25, ठीक है, 1.25 सही है। Okay, that's how the anti-reflection coating works. That's how the anti-reflection coating works. ये देखिए 49 क्वेश्चन नंबर। Consider a Carnot engine operating at temperature 600 Kelvin and 400 Kelvin. जो रिजर्वायर है आपका, सोर्स 600 केल्विन पे है, T1 is 600 Kelvin and T2 is 400 Kelvin, right? And engine performs 100 joule of work per cycle. जो इंजन है वर्क परफॉर्म जो कर रहा है 1000 जूल पर साइकिल कर रहा है। यहाँ से मान लो Q1 ऑब्जॉर्व किया है, Q2 रिजेक्ट किया, ठीक है। The heat extracted per cycle from the high temperature reservoir is Q1 निकालने बोल रहा है तुमको, ठीक है। See, Q1 by T1 is Q2 by T2. ये आता है from assumption that entropy change is 0, assuming the Carnot cycle to be reversible. So I can say that, and one more thing, the work done is Q1 minus Q2 is work done. That is 1000 joule. ठीक? That is 1000 joule. Yeah. So I want Q1, right? I want Q1. So Q2 is Q1 minus T2 by T1, Q1 equals to work done. So your Q1 is 1000 on 1 minus T2 by T1. Or you can simply say that efficiency is 1 minus T2 by T1 and that is equal to work done by heat absorbed. Same thing, right? Simply ऐसे बोल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। I have the formula 1000 upon 1 minus 4 by 6 or 1 minus 2 by 3. 1 minus 2 by 3. So 1 minus 2 by 3, 1 by 3. So it is 3. It's 3000 joule. It's 3000 joule. Yeah. Simple. Direct efficiency का formula कर लीजिए. Okay. I think it's last question of the NEET level 1. क्या बोल रहा है देखो? Sand falls on the conveyor belt at the rate 1.5 kg per second. If the belt is moving with a constant speed of 7 meter per second, power needed to keep the belt running is.
ओके, वैसे तो देखिए जो सैंड फॉल कर रहा है उसकी वजह से बेल्ट पे ड्रैग कितना आ रहा है, ये मान लो बेल्ट है मूविंग लाइक दिस, तो सैंड फॉल कर रहा है यहाँ पे, सैंड इज फॉलिंग, तो इस सैंड के फॉल करने से व्हाट इज द ड्रैग, व्हाट इज द ड्रैग फोर्स, द फोर्स which is dragging the chain opposite to the motion. Suppose V is the velocity of the belt. So the thrust force on the belt would be what? Ft is Vr dm by dt. Vr is what? Vr is the relative velocity of added or ejected mass from the parent surface, parent body. यहाँ parent body हमारा belt है, तो Vr is the velocity. Vr is what? Vr is, काफी डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, relative velocity of added or ejected, दो तरह का वेरिएबल मास सिस्टम होता है, एक तो मास जहां ऐड हो रहा है, दूसरा वो मास जहां इजेक्ट हो रहा है, जैसे रॉकेट में इजेक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट बॉडी। जिसके मोशन में इंटरेस्टेड होते हैं उसको लोग पेरेंट बॉडी लेते हैं, हम लोग बेल्ट के मोशन में इंटरेस्टेड तो बेल्ट को पेरेंट बॉडी ले लिया। What is VR? VR is the relative velocity added or ejected mass with respect to parent body. यहाँ पे तो added mass है, रॉकेट केस में ejected mass होता है, तो एडेड मास ये है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट बॉडी क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेरेंट बॉडी पे ऑब्जर्वर रख दो और देखो कि ये ऑब्जर्वर इसके अंदर क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है। क्योंकि ऑब्जर्वर बेल्ट के ऊपर है, बेल्ट का सारा मोशन को इनहेरिट कर रहा है, बेल्ट के सारे मोशन को इनहेरिट कर रहा है, तो बेल्ट को कभी मूविंग नहीं पाएगा। आप जिस व्हीकल में होते हैं, जिस व्हीकल में होते हैं उस व्हीकल का सारा मोशन को इनहेरिट करते हैं, आप उस व्हीकल को रेस्ट पे पाते हैं। ऐसे ही ऑब्जर्वर चूंकि बेल्ट के ऊपर है, बेल्ट का सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है, तो क्या दिखेगा? ये कहेगा बेल्ट तो रेस्ट पे है, सैंड पार्टिकल पीछे मूव कर रहा है वी से। सो वी आर इज वॉट? वी आर इज दिस वी। अगर इसको हम लोग आई कैप मानते हैं, ठीक है, सो वी आर इज वी इंटू माइनस आई कैप, बिकॉज ये ऑब्जर्वर अगर बेल्ट इसका आई कैप के डायरेक्शन में है तो ये ऑब्जर्वर जो है बेल्ट को रेस्ट पे पाएगा क्योंकि उसका मोशन को इनहेरिट कर रहा है। ये सैंड को बल्कि v वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू माइनस वी आई कैप एंड dm by dt is what? dm by dt 1.5 kg per second. So it is 1.5 into velocity. Velocity is 7 I cap. It is 15. So you have a drag force towards left. If belt is moving towards right, you have a drag force towards left. You have a drag force towards left, right? And if you want this belt to keep moving with a constant speed, then in that case you have to apply a force, external force of 10.5 Newton towards right. Keep it moving, constant velocity. आपको drag force को neutralize करना पड़ेगा. And how will you neutralize it? By applying a constant force 10.5 Newton towards right. So this drag force and your force will add up to 0 and the belt will be in equilibrium. Means belt will be moving with constant velocity. So you have to apply 10.5 Newton of force to keep the belt moving at 7 meters per second. So the power needed to keep the belt moving is the force which you have to apply, which is 10.4, and the velocity which you have to keep it moving, that is belt velocity is 7. So this is 7 × 35, 70 plus 3 73. This is the power, watt, 73.5. That's the power needed.
You have to apply 10.5 Newton to keep the belt moving at 7 meter per second. So you need this power. You need this power, 73.5 watt. ठीक है? So we have done question till 50. Now we will be moving to NEET level 2, 51 to 60. ठीक है? So let's have a break and we'll see 51 to 60. अब देखिए 51 क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। 50 हम लोगों ने 41 to 50 कर लिया है NEET लेवल 1। अब NEET लेवल 2 है, ये लास्ट का 10 क्वेश्चन है, इसको किया जाए। ठीक है, 51 क्वेश्चन नंबर है, देखो क्या बोल रहा है। An op-amp is connected in a circuit with Zener diode as shown in figure. An op-amp is connected in a circuit with Zener diode as shown in figure. The value of resistance R in kilo ohm for obtaining a regulated output V0 equals to 9 volt is. देखो यहाँ पे V0 जो है वो 9 वोल्ट है। ठीक है, जीना डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में जीनर ब्रेकडाउन होता है तो हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर इज ऑन। ठीक है, तो जीनर जब ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4.7 वोल्ट। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड यूज करेंगे तो यहाँ भी 4.7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 4.7 आएगा तो इफ आई talk about current in this branch will be what, 9 minus 4.7 upon 1, 9 minus 4.7 upon 1 kilo ohm, and this will be how much, 4.3 milliampere, 4.3 milliampere। आज जो करंट इधर से फ्लो कर रहा है इसमें तो कुछ जाएगा नहीं, इधर आ जाएगा, सेम करंट विल फ्लो इन दिस ब्रांच। ठीक है, सो इफ आई अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, 4.7 minus IR equals to 0, or R is going to be 4.7 upon I, and that I is how much, 4.3 milliampere। तो जो R आ जाएगा वो किलो ओम में आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है तो, है ना। 4.7 भागा 4.3, 1.093 किलो, 1.1 हो जाएगा। इसे एक बार टैली कर लेते हैं। ठीक है, 1.10 हो जाएगा अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे तो। ठीक है, सही है, रेंज में आंसर दिया हुआ। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है, आगे चले। ये देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ प्रोटॉन टू कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो assumed massless, neutrino assumed massless, the electron must have some minimum energy। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, if proton captures electron it gives you neutron plus neutrino। तो assume neutron to be massless, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए भाई। देखो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेके भी चले तो कम से कम जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गिव यू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज द मिनिमम विच इज रिक्वायर्ड। अगर हम कोई के ही नहीं एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि रेस्ट मास, दोनों रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मिलकर न्यूट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी, ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है, और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 939 होता है, इसका 938 होता है। एग्जैक्ट आपको ना ये पेपर जो आता है तो उस पेपर का शुरू में दिया रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने एग्जैक्ट वैल्यू नेट से निकाला है, 939 पॉइंट समथिंग होता है और 938 पॉइंट समथिंग होता है। तो
तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये याद भी कर लो, याद करने की जरूरत नहीं होता, पेपर का शुरुआत में दिया रहता है, यूजफुल डेटा करके रहता है। तो 939.57 MEV है, और 938 हम लोग को याद रहता है, अब इतना पॉइंट नहीं याद रखते हैं, ठीक है, इतना MEV होता है, ठीक है, ये सारा MEVs में है, MEV में है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1.57 से 28 घटेगा तो कितना आएगा, 28 दूनी 56 और 157 तो 29 हो जाएगा। इतना तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होना ही चाहिए, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, फॉर सच ए इलेक्ट्रॉन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन पिकोमीटर इज, ये तो इसका हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होना चाहिए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, आपसे पूछ रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आपको लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए आपको मतलब रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम मान के चलने की प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एनर्जी नहीं भी है तो उसके सॉरी के ही नहीं है तो इतना एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा P स्क्वायर C स्क्वायर। तो E स्क्वायर अगर MEVs में ही बात करें तो ये हो जाएगा 1.29 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 0.51 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो P इज गोइंग टू बी, शुरू में जो हम बोले थे क्या बोल गए थे यार कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू न्यूटन, नहीं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस मतलब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी, डिफरेंस इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला तो वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग था, ठीक है। अपॉन C इसमें आंसर आ जाएगा ना, तो 1.29 स्क्वायर माइनस 0.51 का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं जरा, अंडर रूट 1.29 का होल स्क्वायर माइनस 0.51 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1.1849 ये आ जाएगा, ठीक, ये हमारा P हो गया। सो लैम्डा इज गोइंग टू बी H by P एंड P इज 1.1849 MEV by C, तो C ऊपर चल जाएगा 1.1849 MEV अपॉन C, तो C ऊपर कर लो। अब HC का वैल्यू क्या होता है, 1240 EV नैनोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 1.1849 MEV, यानी 10⁻⁶ EVs है ना। तो EV कट जाएगा, आपका आंसर पिकोमीटर में लाना है ना, तो अगर पिकोमीटर में करोगे तो 10⁻³ पिकोमीटर हो जाएगा, और EV कट गया है तो 1. ऐसे आ जाएगा ना। So this is going to be simply 1.24 upon 1.1849 पिकोमीटर। ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, ये वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 1.24 भागा 1.1849, 1.0465 पिकोमीटर।
अगर 2 डेसिमल प्लेस में करेंगे तो 1.05 हो जाएगा। आंसर मैच करते हैं, 1.05 पिकोमीटर होगा। रेंज में आंसर देता है, ठीक है ठीक है, 1 से 1.1 तक सारा आंसर सही है। समझ में आ रहा है जी? देखो आप कहोगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं यूज किया, तो एक सिंपल चीज समझो, 2m के क्यों नहीं यूज किया। तो अगर के का वैल्यू रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ही कम होता है, अगर के का वैल्यू रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ही कम होता है, उस केस में हम लोग क्लासिकल फेज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एनर्जी जो है 1.29 MeV आ रहा है, हाँ ना, एनर्जी इज कमिंग अट 1.29 MeV, और रेस्ट मास एनर्जी जो होता है वो 0.51 MeV होता है। तो कई समझ रहे हो कितना ज़्यादा है। तो उस केस में, ऐसे केस में हम लोग रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये वाला यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये बेस्ड है तुम्हारा इस फार्मूले पे, विच इज नॉट होल्डिंग गुड फॉर रिलेटिविस्टिक डोमेन। ठीक है, रिलेटिविस्टिक डोमेन में ये होल्ड नहीं करता है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज इट ओनली व्हेन के इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, ठीक है जी। ये देखो, starting with the Maxwell equation TdS equal to du plus PdV and using appropriate Maxwell relation along with the expression for heat capacity Cp, derivative dP by dt for a substance can be expressed in terms of its Cp, density rho, coefficient of volume expansion beta, temperature T। अच्छा, dP by dt निकालना है, dP बाई dt तुमको निकालना है, ठीक है। इसको T कर दो, स्मॉल टी कैपिटल टी। मैक्सवेल रिलेशन देखो, मैक्सवेल रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 4 मैक्सवेल रिलेशन होते हैं। और याद करने का सिंपल तरीका है, देखो ऐसे याद रखो, V T P S, V T P S, फिर कोने में आ जाओ वी टी पी एस, और फिर आ जाओ, चाहे नीचे इधर लिखे, ऐसे लिखता है, वी टी पी एस, देन वी टी पी एस, एंड देन वी हैव वी टी पी एस, एंड देन यू हैव वी टी पी एस। अब जो है आप ऐसे कर लो, ठीक है। इक्वल 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 इक्वल, पहले और लास्ट में माइनस साइन लगा दो, ठीक, पहले और अंत में माइनस साइन लगा दो, और यहाँ कर दो S, यहाँ कर दो V, यहाँ कर दो T, यहाँ कर दो V, S P P T। यही मैक्सवेल रिलेशन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब तुमको क्या निकालना है, dP बाई dt S, ये निकालना ना। ये सारा मैक्सवेल रिलेशन जो है अलग अलग थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से आता है, U से आएगा, फिर H से, पहला वाला इंट्रोपी से आएगा, दूसरा वाला इंथैल्पी से आएगा, तीसरा वाला हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से आएगा, चौथा वाला गिब्स फ्री एनर्जी से आएगा, ठीक है। तो उससे कर सकते हो, निकाल सकते हो, डेरिवेशन देख लेना एक बार, देखना हो तो, ठीक है। तो हमें निकालना है ये कहाँ दिख रहा है तुमको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा, dP बाई dt V है ये, यहाँ पे dt बाई dP S, इसको उलट देंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड चीज़ है आ जाएगा, उलट दोगे तो ये दोनों साइड उलट जाएगा, ds बाई dV P, ठीक। अब हमको इसको एक्सप्रेस करना है इनके टर्म्स से, Cp रो बीटा T, इनके टर्म्स से एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि उनका वैल्यू सारा दिया हुआ है, कर लेंगे।
एक काम करते हैं, पहले ds बाई डी दिया हुआ है ना, हमें पहले cp निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको ds बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी ऐसे कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, ds बाई डी टी पी एंड डी टी बाई डी वी पी। आपको cp निकालना है, cp निकालना है तो dq बाई dt करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, तो tds जो हो जाएगा dq हो जाएगा। और t चूंकि गुना की हो तो एक डिवाइड भी कर दो यहाँ पे, इसे हटा देते हैं। P अब TDS बाई डी टी क्या हो जाएगा, TDS इज DQ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चलो अभी इसको लिखते चलो। अब DQ क्या होता है, DQ इज CP MCP DT। dq by dt at constant pressure would be what? That would be equal to mCp, constant pressure, specific at constant pressure, into m 1 upon t ठीक। अब इसमें रो भी लाना है हमको। रो कैसे आएगा भाई, रो आएगा m अपॉन v करके। ठीक है, अब v इधर भी ले लो फिर, ठीक। अब m अपॉन v नीचे लाए, ऊपर भी गुना कर दिए, m अपॉन v क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू रो। सो इट बिकम रो cp एंड 1 अपॉन t। और ये देखो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 बाई बीटा। मतलब इसको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन v, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सो दैट इट बी रो cp इंटू टी बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सारा वैल्यू तुम पुट कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सारा वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा dp बाई dt at constant s entropy is equal to rho cp upon t beta, and rho is given to you, rho is 10 to the power 3, cp is what, 2010 joule kg per Kelvin, joule per kg Kelvin, and t is what, t is 270 Kelvin, and beta is 1.6 into 10 to the power minus 4। ये क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज गोइंग टू बी 201, ये कट जाएगा, अपॉन 27 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 7। अब ये निकालो, सॉरी 201 भागा, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, कई बार ना रिकॉर्ड ही नहीं होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, मतलब छूट जाता है बटन दबाना ना, मतलब बटन दबाते हैं कई बार नहीं दबता है तो बहुत टाइम खराब हो जाता है उसके, इसमें पूरा दिन ही खराब हो जाता है। इसलिए अभी हम रात में बना रहे हैं तो चलो कोई नहीं, दिन नहीं खराब, ये आ जाएगा 6। मतलब n जो वैल्यू है वो 4.65 है, n is 4.65, n is 4.65, सही है ना, हाँ सही है, n is 4.65, ठीक, ऑलराइट, करेक्ट।
ये देखिए, सो काफ़ी देखिए यूजफुल होगा एग्जाम के लिए ना, एग्जाम टाइम में प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लिखा है, कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, y0 इज 0 एंड y डैश 0 इज 1, y2 क्या होगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये है क्या, देखो सिंपल क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y0, इट इज व्हाट, d प्लस 1 का होल स्क्वायर, y इज 0, सो y इज c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस x। अब क्या बोल रहा है, y0 is 0, that means 0 equals to c1, c1 is 0, so in a way your y is, so y dash will be what, c2 1 minus, नहीं, yeah, so y dash 0 is 1, that means c2 equals to 1, 0 यहां पुट करोगे तो क्या बचेगा, c2 ही बचेगा ना, c2 is 1, so that means y is x e to the power minus x, and we want what, we want y2, so you put 2 here, 2 e to the power minus 2 or 2 upon e square, 2 upon e square, दो भागा ई स्क्वायर, 0.27, 0.27, यस, गुड, सही है, 0.27, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें मेहनत ही नहीं है, समझे, 2 मार्क्स का लायक तो क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है, 2 मार्क्स के लायक नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर कुल मिला के अच्छा था, 2017 का पेपर ना, अच्छा पेपर था। ये देखो क्या बोल रहा है, A sphere of radius r has uniform charge density rho. A sphere of smaller radius r by 2 is cut out from the original sphere as shown in figure. The center of cutout sphere lies at a distance z equal to r by 2. z equal to r by 2 पे लाई कर रहा है, मतलब ये जो है एक्सिस आपका z है, z equal to r by 2 पे एक सेंटर लाई कर, यहाँ से कटआउट हो गए, काट के निकाल दिया हमने, कैविटी बना दिया। The center of cutout sphere lies at z equal to r by 2. After the smaller sphere is cut out, the magnitude of field at z equal to minus r by 2 is what? z equal to minus r by 2, यहां निकालना है फील्ड आपको, यहां पे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया विद अ कैविटी इनसाइड। You are given a spherical charge distribution with a cavity inside, a cavity of radius r by 2. You have a big sphere of radius r and a cavity of r by 2 cut out from it, ठीक है, and the charge density is rho, right? Charge density is rho. तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखो, अब इसकी वजह से यहां फील्ड निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसकी वजह से आप फील्ड नहीं निकाल पा रहे, अगर आपको कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ जिसकी वजह से आप फील्ड किसी पॉइंट पर नहीं निकाल पा रहे, तो ये इसके वजह से फील्ड यहाँ नहीं निकाल पा रहा, इट्स नॉट अ वेरी फेमस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ओनली फेमस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक, एटलीस्ट इट्स नॉट हैविंग इन्वर्जन सिमेट्री। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसकी वजह से आप फील्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, बट if you are able to visualize that given charge distribution as superposition of, if I am able to visualize that given charge distribution as superposition of two very famous charge distribution for which you know the field is at that point P. आपको कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जिसके वजह से किसी पॉइंट P पे आप फील्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, बट उस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप दो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ देखते हैं
जिसकी वजह से उस पॉइंट P पे आप फील्ड निकाल पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम एंड व्हेन द सिस्टम इज लीनियर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। ठीक है, चूंकि ये लीनियर सिस्टम, चारों मैक्सवेल इक्वेशन लीनियर सिस्टम है। चारों मैक्सवेल इक्वेशन देखिए तो ऑल द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। लीनियर सिस्टम का मतलब होता है वेयर द कॉज एंड इफेक्ट्स आर रिलेटेड लीनियरली। रिलेटेड लीनियरली का मतलब होता है आइदर कॉज एंड इफेक्ट्स आर रिलेटेड बाय linear algebraic equation like force equals to mass into acceleration, or it should be related by linear differential equation or linear partial differential equation as you have in case of electromagnetic system, or it should be related as some kind of matrix kind of equation, like just like your moment of inertia tensor where L is equal to moment of inertia tensor into omega vector, three-dimensional vector. So if the cause and effects are related by linear algebraic equation or linear differential equation or a matrix equation, then you call such a system a linear system. Cause and effects are what? Cause and effects like charge distribution is the cause, electric field is the effect. Current distribution is the cause, magnetic field is the effect. तो सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? You study cause and effects. Where there is smoke, there is a fire. बोलते हैं ना, where there is smoke, there is a fire. फिलॉसफी से कहीं धुआं निकल रहा है तो निश्चित तौर पे फायर होगा। अगर कोई इफेक्ट दिख रहा है तो जरूर उसका कॉज भी वहां पे होगा। Where there is smoke, there is a fire, right? So philosopher stops at this point कि ठीक है, where there is smoke, there is a fire. अगर कोई बंदा दुखी है तो जरूर उसके यहाँ कोई दुर्घटना हुआ है तभी वो दुखी है, कोई गलत बुरा समाचार उसको मिला है तभी वो दुखी है, उसका कोई अनहोनी हुआ है तो दुखी है। ठीक है, फेल कर जाता है बच्चा लोग, दुखी हो जाता है, तो फेल होना कॉज है और दुखी होना इफेक्ट है। ठीक है, तो फिलोसफर लोग तो यहीं जाके रुक जाता है, बट फिजिसिस्ट गो बियॉन्ड दैट। We are not just satisfied by just knowing where there is smoke, there is a fire. We are interested in knowing how much is smoke from how much fire. We correlate them and we quantify them. Right? We quantify the smoke, we quantify the fire, and then we correlate how much is smoke from how much fire. So that's what we do. We go extra mile. ठीक है, हम लोग वहीं पर जाकर नहीं, फिलॉसफी पर जाकर नहीं रुकते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, उसको मैथमेटिकली क्वांटिफाई करते हैं, उसको कोरिलेट करते हैं। So okay, हम थोड़ा आगे चले गए। Anyway, what I want to say is your electromagnetic system is a linear system and principal superposition is a property of a linear system. Linearity give rise to principal superposition. That's again a very long discussion. ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लिए होंगे तो I have discussed this in principal superposition, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया होगा प्रिंसिपल सुपरपोजिशंस के बारे में। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कब लगाते हैं, लीनियरिटी ऑफ सिस्टम से क्या समझते हैं, ये आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पूरे फिजिक्स को बिलोंग करता है, पूरे नेचर को बिलोंग करता है, एंड वन सच टॉपिक इज प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। इट्स नॉट कन्फाइंड टू electrostatic or mechanics. It's something which you make use of at many places, right? In mathematics also. Anyway, what I want to say is, अगर आपको कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ देखें जिसकी वजह से आप फील्ड निकाल पा रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, you just see this charge distribution made up of two very famous charge distribution. Like one charge distribution is a sphere without cavity, complete sphere, rho, right? And the other is a sphere whose dimension resembles the cavity and having the charge density minus rho. ठीक है, what I am taking, एक हमने स्फेयर लिया रेडियस आर का जिसका चार्ज डेंसिटी रो है, और एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया जिसका डायमेंशन बिल्कुल कैविटी से रिजेंबल कर रहा है r/2 से, और उसका चार्ज माइनस रो ले लिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि आई कैन सी दिस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुपरपोजिशन ऑफ दीस टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? यस, इफ आई प्लेस इट ओवर हियर देन एट ईच एंड एवरी पॉइंट रो एंड माइनस रो विल कैंसिल आउट एंड कैविटी विल बी जनरेटेड। ठीक, बस काम हो गया, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। तो अगर आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे z इक्वल टू माइनस r/2 पे इसकी वजह से फील्ड निकाल लीजिए, और यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे z इक्वल टू माइनस r/2 है, ये ऑरिजिन है ना यहाँ पे,
है ना, ये z आपका है, तो आप वहीं पे z इक्वल टू माइनस r/2 पे फील्ड निकाल लीजिए। ठीक, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्फेयर दिया हुआ रेडियस r का, ठीक है, तो अंदर अगर फील्ड निकालना हो r पे तो उसका फार्मूला था ρr/3ε0। और अगर बाहर किसी पॉइंट पे निकालना होता है तो उसका होता है ρr/3ε0, सॉरी अगर बाहर निकालना है तो ρr³ है बाई सही लिखा ना, हाँ सही लिखा है, सरफेस पे निकालेंगे तो ρr/3ε0 हो जाएगा, तो r इक्वल कैपिटल करोगे तो सही आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, गुड, ठीक है। आउटसाइड होता है, इनसाइड ही होता है। तो अब देखो अगर इस स्फेयर का बात करें तो जो पॉइंट P है जो z इक्वल टू माइनस r/2 है, वो आपका पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फील्ड किधर होगा, डायरेक्शन भी डिनोट राइट करते हैं। इसका फील्ड जो होगा, रो पॉजिटिव लेते हैं तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एंड हाउ मच इट विल बी, E1 दैट विल बी इक्वल टू रो r/2 डाउनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। अब इस स्फेयर के लिए ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, कितना दूरी पे है जी, r दूरी पे, r/2 का ये स्फेयर है और r दूरी पे पॉइंट है ना, से r दूरी पे है ना जी, r/2 इधर, r/2 इधर, सेंटर r/2 पे है और पॉइंट माइनस r/2 पे है, तो सेंटर से दूरी कितना है, r दूरी हो गया। ठीक है, r दूरी पे अगर ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग तो क्या होगा, अच्छा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर होगा, सो E2 विल बी व्हाट, E2 विल बी रो into radius of sphere here is r/2, ठीक, upon 3ε0 r square in upward direction। ठीक है, so this will be ρr, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन अपवर्ड है, ρr/24ε0। ये कितना है, ये ρr/6ε0 है, yeah। So the net field at point P is going to be E1 in downward direction minus E2। Why minus E2? तो ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कन्वर्ज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज डाइवर्ज करता है फील्ड। ठीक है, सो दिस विल बी ρr/6ε0 माइनस ρr/24ε0। ठीक है, अब 24 को अगर कॉमन लेंगे हम तो 6 चौका 24 और 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा ρr/8ε0। So ρr/8ε0, so n is going to be 8, n is going to be 8। ठीक है, सही आंसर, समझ में आ रहा है जी, समझ में आया, बढ़िया, नहीं आया तो डाउट पूछिए, है ना, डाउट के लिए हाजिर है। कितना क्वेश्चन है यार, थक गए भाई, बहुत क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता है, 8-10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देना चाहिए बच्चा लोग को। सब्जेक्टिव इज द बेस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज। 5-6-10 क्वेश्चन दे दो 3 घंटा में करने के लिए और छोड़ दो क्लासरूम में, ठीक है, उसी से टेस्ट हो जाएगा, इतना सारा क्वेश्चन देने की जरूरत ही नहीं है। 6-7 टॉपिक है, 7 क्वेश्चन एनफ है, 7 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकालिए और दे दीजिए, ठीक है, उसी में टेस्ट हो जाएगा। 10-15 ऑब्जेक्टिव देना, ऑब्जेक्टिव दे लो, कोई नहीं, ठीक है, दैट इज एनफ। नॉलेज का टेस्ट करने के लिए
7 to 10 क्वेश्चंस आर एनफ। सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। देखो, consider two particles moving along x-axis. In terms of their coordinates x1 and x2, their velocities are given by dx1 by dt, x2 minus x1, dx2 by dt, x1 minus x2. When they start moving from the initial location x1 equal to 0, 1, x2 is 0 is minus 1, the time dependence of x1 and x2 contains a term of the form EAT. A is constant, the value of A is. आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर कहीं अवेलेबल हो तो आप जरूर देखिए हाउ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर हेल्प्स यू इन सॉल्विंग दीज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसको ऐसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, इफ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, यू कैन इमीडिएटली गेट द आंसर, इमीडिएटली। राइट, हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली निकाल लेंगे, इवन लेस देन 30 सेकेंड। सी हाउ वी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग, बस समझाने के लिए हमको थोड़ा लेंदी करना पड़ेगा, ठीक है, बट एक बार समझ जाएंगे तो आप फिर आप विद इन सेकेंड्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। देखो, हम ब्रीफली इसी क्वेश्चन के जरिए आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देते हैं, ठीक है, कि हाउ वी मेक यूज ऑफ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर टू गेट दिस आइडिया। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो इमीडिएटली निकल जाएगा। देखिए क्या है, यू हैव dx1 by dt, ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको हम ऐसे लिख दें माइनस x1 प्लस x2। इतना मजा आ जाएगा आपको ना कि आप ताली बजाने लगोगे। एंड दिस इज, ठीक, लेट्स अज्यूम a two-dimensional vector, this, right? So can I write this like this? Column vector, लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस x1 प्लस x2, फर्स्ट एलिमेंट। सो गुना करोगे तो यही आ जाएगा ना जी, माइनस x1 प्लस x2। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, वही है ना, लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। And if I, this is nothing but right. So this can be written as, dx by dt equals to ax, where a is minus 1 plus 1, 1 minus 1, right? A is 2 cross 2 matrix. A is 2 cross 2 matrix. Suppose it has got two eigenvalues. Of course, it will have two eigenvalues. Okay? And corresponding to lambda 1, we have the eigenvector x1 and x2. Right? Right? Now, I claim that lambda I, or e to the power lambda I t xi is solution of 1। करेंगे मतलब है e to the power lambda 1 t x1, e to the power lambda 2 t x2, मतलब ये तो दो ही है तो ऐसा बोल दो, n क्रॉस n होगा तो कितना नाम लेता जाएगा, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं e to the power lambda I is the ith eigenvalues and xi is the corresponding eigenvector। हम कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है इसका,
ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आई क्लेम इट, राइट, आई क्लेम दैट दिस इज द सॉल्यूशन। कैन आई वेरीफाई, शुड आई वेरीफाई द क्लेम? यस, आई कैन वेरीफाई द क्लेम। देखिए, आई एम सेइंग कि दिस इज द सॉल्यूशन। सो हाउ टू वेरीफाई इट? I'll put it on the left hand side, I'll put it on the right hand side and show them to be equal, right? So d by dt of e to the power lambda I t xi is of course containing scalars, so this will be what? Lambda I, and if I talk about ax, x के जगह पे लिख रहा हूँ ना ये है, ठीक है। So e to the power, so this is scalar. Matrix does not act on a scalar, so scalar will come out, and you have ax and axi. Sorry, what is axi? Since xi is the eigenvector, axi is lambda I xi. So this and this are equal. That means equal to this, or you can say this is the solution. This is the solution, right? So in this case, the solution will be what? Solution will be, one solution will be e to the power lambda 1 t x1, the other solution will be e to the power lambda 2 t x2. And if you have two solutions, it's a linear equation, so general solution will be what? General solution would be simply x equals to c1 times e to the power lambda 1 t x1 and c2 times e to the power lambda 2 t x2, where lambda 1 lambda 2 are the eigenvalues and x1 x2 are the eigenvectors. x1 x2 are the eigenvectors. तो कितना सिंपल हो जाएगा, आपको यहां से बस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लीजिए और आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा c1 टाइम्स e to the power lambda 1 t eigenvector, c2 times e to the power lambda 2 t eigenvector. So what are the eigenvalues? Can you see what is the eigenvalues? Sum of eigenvalues is what? Trace, which is -2, and product of eigenvalues determinant, which is 0. Determinant is 0. That means one of the eigenvalue is 0 and the other eigenvalue will be -2, right? So if I say lambda 1 is 0 and lambda 2 is -2, so I can simply say it is c1, lambda 1 is 0, so x1 and c2 minus 2t x2. I can find x1 and x2, आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, आइगन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको लिख रखा है टाइम डिपेंडेंस ऑफ x1 x2, ये x क्या है? x इज नथिंग बट, आइए x1 भी निकाल सकते हैं, x2 भी निकाल सकते हैं, टू डायमेंशनल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो x1 x2 में क्या आएगा? x1 x2 में आपका e to the power -2t आएगा, निकाल के बता देंगे आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, है? जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, a इज -2 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। बट चाहो तो निकाल लो, ठीक है। देखो क्या लिखा है आपको, लैम्डा 1 इक्वल टू 0 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या लेंगे? a माइनस लैम्डा 1 i यही लेते हैं जी। लैम्डा 1 0 है, -1 1 1 -1, क्या आएगा बताओ? If I add the both rows, it will be this. You have the only
So I can say this is what? I can say this is 1, 1. So x1 is 1, 1, right? Similarly, lambda 2 is minus 2. So if I write a minus eigenvector निकालना है, so if I minus 2 a minus minus 2 तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1. रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे ना, फाइनल सॉल्यूशन निकालना है तो आ जाएगा. सो यार x2 is 1 minus 1. So your solution is going to be simply, पूरा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी आपको हम, चूंकि कई लोगों के लिए पहली बार इस टाइप का चीज कर रहे होंगे, तो आ जाएगा क्या c1 टाइम्स 1 1 and c2 times minus 1 1, and this is what? x1 x2. So x1 is c1 plus c1 minus, गुना कर लेंगे ना, and x2 is c1 plus, तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये क्या है? दिस इज सिंपली द आइगन वैल्यूज. ये जो ई पावर 80 लिखा है ना, ये आइगन वैल्यूज होता है, ठीक है? अगर ई पावर 80 इन्वॉल्व है तो दे आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज, एंड आइगन वैल्यू इज 0 and -2, 0 and -2. तो टाइम डिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ ए टर्म ऑफ द फॉर्म E80 वेयर a इज कांस्टेंट एंड a इज इंटीजर, तो आपका -2 हो जाएगा, a इज -2, राइट? अब बाकी c1 c2 निकाल सकते हैं यहाँ से आप, है ना? c1 c2 निकाल सकते हैं. So a इज -2. तो अगर सिर्फ सवाल सॉल्व करना है तो ज्यादा कुछ इसमें पेन नहीं है, आपको सिर्फ मैट्रिक्स निकाल लेना है, और मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वो निकालना है, और आंसर आपका आ जाएगा. इतना सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू नो इज ओनली दिस थिंग. आइए इजिली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यहाँ से इजिली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो फिर वो कैलकुलस वाला मेथड करना, और क्या थोड़ा सा सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम आपको एक तरीका अप्रोच के लिए, अप्रोच होना चाहिए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से भी हो सकता है, ये सब जानना चाहिए, है ना? समझ रहे मेरी बात? मतलब हर चीज को एग्जाम पर्पस से मत करो, पूरा फिजिक्स का मजा खत्म हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ को अब बहुत हड़बड़ाइए भी मत कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है. आराम से करिए, ठीक है? मजा लेते हुए करिए, इंटरेस्ट लेते हुए करिए. देखो हमको ऐसा फिजिक्स पढ़ाने का कोई ऐसा नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगता है, हम पढ़ाते हैं, ठीक है? हमने स्टूडियो घर में बना लिया है, ठीक है? तो आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. देखो क्या बोल रहा है, in planar coordinates the object position at time t is given as this. r थीटा दे रखा है, ये r है, थीटा है, मीटर में है, रेडियन में है. m दे रखा है, जैसे लग रहा है कि मास दे रखा है, m मीटर है, ठीक है? r थीटा है, ये r है, थीटा है. r is e to the power t and theta is root t. Magnitude of acceleration is, समझो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में r इज रिटन एज r, हम बस लिख दे रहे हैं ताकि आप रिवाइज कर लें, ठीक है? आप फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप रिवाइज कर लें, याद भी रखिए, ठीक है? r डॉट ई आर, ये सब पढ़ाए हैं हम थ्योरी में बढ़िया से. एक्सेलरेशन इज dv by dt, so this is nothing but r double dot r theta dot square er plus 1 by r d by dt of r square theta dot e theta. ठीक, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो r आपको e t दिया हुआ है, तो r डॉट भी e t हो जाएगा, r डबल डॉट भी e t हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया e t, ठीक. अच्छा,
थीटा डॉट क्या हो जाएगा, रूटेड, r is et एंड थीटा डॉट इज रूट 8, ठीक है, तो स्क्वायर करना है तो 8 हो जाएगा, 8 et हो गया, 1/r et d by dt of r square e to the power 2t and theta dot √8 e theta. This is minus 7 et er plus 1/et √8 and twice. So acceleration is going to be simply minus 7 et er cap and 2√8 ओके, ठीक है। तो एट टी को 0, टी को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 7 ई आर कैप तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जी, 49 ई आर ईटा परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, 8 चौके 32, 49 और 32, 50 और 30, 80, 51, 81, 9 हो जाएगा, 9 would be the answer, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9, ठीक है। बस अब खत्म हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है, in electron microscope the electrons are accelerated through potential difference of 200 kilovolt. अच्छा, what is the best possible resolution of microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन उसके लैम्डा के रेंज में होता है, लैम्डा जिस रेंज में होगा ना उसी रेंज में उसका पॉसिबल रेजोल्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ देख लो, पहले तो इसको 200 किलोवोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो पहली बात तो इसके अंदर के ई आ जाएगा कितना, 200 के ई वी और यू कैन से 0.2 MeV। अब ये जो के ई है वो रेस्ट मास के रेंज में है, रेस्ट मास जो होता है वो होता है 0.51 MeV। तो अगर टोटल एनर्जी का बात करेंगे तो इट वुड बी रेस्ट मास एनर्जी प्लस के ई, 0.51 MeV है, 0.2 MeV, 0.71 MeV हो गया। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड लैम्डा इक्वल h by p. So let's find p. We know the rest mass energy, we know the total energy. So we have the relativistic expression which is right. So it is 0.71 whole square, 0.51 whole square plus p square c square. So I can say Pc is under root under root 0.71 whole square minus 0.51 whole square. So it says 0.494 MeV. So I got PC. I can say HC by PC.
SC is what? 1240 EV नैनोमीटर। जानते हैं हम लोग? ये नहीं जानते तो याद कर लीजिए। और ये कितना है? 0.494 MEVs। तो इसको अगर EV में करोगे कैसे आ जाएगा? आपको आंसर किस में निकालना है जी? कुछ दिया नहीं है क्या? पिकोमीटर, नैनोमीटर। चलो कोई नहीं, ये देखो पिकोमीटर में निकाल लेते हैं। ईवी भी तो कट गया तुम्हारा। अपॉन 0. So this is 1240,494 picometer. बारह सौ 40 भागा 2.51 पिकोमीटर। पिकोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। 2.51 पिकोमीटर। यस, 2.51 पिकोमीटर। बट लिखना चाहिए पिकोमीटर में आंसर लो, ऐसा है ना, सही रहेगा। ओके, सो इसी रेंज में आपका रिजोल्यूशन भी रहेगा। जिस रेंज में लैम्डा है उसी रेंज में तुम्हारा रिजोल्यूशन भी आएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ आर थीटा फाई इज बहुत, लेकिन ये एक्चुअली ना ये हम भी 2-3 दिन में बनाए, क्योंकि बहुत सर्दी हो रखा था, बनाए फिर देखे बहुत खास रहे हैं, फिर मटियाए, बहुत ठंडा भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि 16 उसका सोल्यूशन दीजिए, तो ठीक है, करना भी था हमको, ऐसा नहीं कि वो मैसेज किए इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो फंक्शन एफ आर थीटा फाई को आर स्क्वायर कॉस ओवर रीजन दे रखा है 0, आर वेरीज फ्रॉम 0 to 2, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/3 एंड फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तुमको। वॉल्यूम इंटीग्रेशन बेसिकली है एफ डी टाउ, है ना। तो एफ इज आर स्क्वायर कॉस थीटा, and if I write d tau as r square sin theta dr d theta d phi, ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा मैथ्स में। r का लिमिट क्या है दे रखा है आपको 0 to 2। मतलब ये सिंपल वॉल्यूम इंटीग्रल का सिंपलेस्ट क्वेश्चन एक तरह से है ये, मुझे ऐसे आ गया, ठीक। अब तुम्हारा क्या बन गया जी, ट्रिपल इंटीग्रेशन R4 sin theta cos theta dr d theta d phi 0 to 2, 0 to π/3, 0 to 2π। तो R का इंटीग्रेशन कर लो तुम, R का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, R5/5, R लिमिट क्या है 0 to 2, ये हो गया sin theta d theta, सॉरी sin theta cos theta ठीक है। इसको लिमिट पुट कर लोगे तो क्या आएगा 32/5। अब 0 to π/3 और 0 to 2π, ये क्या आ गया sin थीटा cos थीटा d थीटा d phi। सो इट इज 32/5। और अगर साइन थीटा cos थीटा d थीटा इज d ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा d ऑफ साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। लिमिट पुट कर लो, साइन π/3 क्या होता है √3/2, तो 32/5। ऐसे लिमिट पुट करो π/3 का तो √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 यानी 3/8, और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो 2π हो जाएगा, ठीक है। सो 8 का 32,
4 दूनी 8 तिया 24 बटा 5 पाई। चौबीस बटा 5 15.072 15.07 ये आंसर आ जाएगा। यस ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। बहुत अच्छा लगता है लास्ट क्वेश्चन जो आता है। तो देखो क्या बोल रहा है। At t equal to 0, particle of mass m having velocity v naught start moving through a liquid kept in a horizontal tube and experience a drag force minus k dx by dt. It covers a distance of L before coming to rest. Okay. If the time taken to cover distance L by 2 and L by 4 are T2 and T4, then T2 by T4 is, देखिए लिक्विड जो है स्टार्ट कर रहा है वी नॉट स्पीड से। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड इज दिस, I say minus of kV. So I can say mass into dV by dt is minus of kV. आपको रिलेशन x और t में दे रखा है ना। Can I write it as this? dV by dt can be written as dV by dx. dx by dt. Or I can write m dV by dx. dx by dt is v only. So I can say m dV by dx is minus k. ठीक है। So from here dV is and if I integrate it, when x is 0, v is v naught. When x is x, suppose v is v. So you have v minus v naught. Or you can say v is v naught minus kx by m. And v is what? V is dx by dt. So I can say dx by dt plus kx by m equals v naught. Or your integrating factor is e to the power kt by m. Or we can just solve the differential equation. We have the formula v naught kt by m dt plus some constant. Or we have kt by m, or you can say m v naught by k plus some constant. Good. So we have x equals to m v naught by k plus c1 k at at t equal to 0. At t equal to 0,
x is 0. So I can say C1 is, so I can say x is m v naught by k ठीक। T2 by T4 निकालना है ना, तो ऐसा करना ना, T को x के टर्म में लिख देते हैं। I can write 1 minus kx by mv naught, or you can say ठीक है। अब ये k बाई m कहाँ से निकलेगा जी? हम लोग का एक फार्मूला आया था ना, v was v naught माइनस, ये आया था। यहां से एक रिलेशन आपको दिया तो है, चलो आ जाएगा, कोई नहीं, चलो करो इसको पहले। लॉग लोगे तो क्या आएगा? वन माइनस के एक्स बाई एम वी नॉट, ठीक है। सो फ्रॉम हियर योर t इज minus m by k log 1 minus, अब यहां से देखो, v was 0 when x is L, so that means your k by m is v naught by L. Yeah, so we can use this. This is minus L by V naught and log 1 minus K by M is V naught by L. So it is X by L. Now, what is T2? T2 is the time taken when X is L by 2. So this is 1 minus 1 by 2, 1 by 2. And T4 is the time taken when X is L by 4. So 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So T2 by T4 is what? Lengthy हो गया, I think I have gone bit lengthy, but ठीक है, चलो log 2, sorry, log 1 by 2 upon log 3 by 4. So I think yeah, so this is log 2 upon log 4 by 3, minus minus will cancel out. So you can find this one, log 2 upon log 4 by 3, ln 2 upon ln 4 भागा 3, 2.4, ये आंसर। आई थिंक आप ट्राई करें, थोड़ा सा कम लेनी होना चाहिए, 2.4, ठीक है आंसर। 2.4 इज द करेक्ट आंसर। 2.4 इज द करेक्ट आंसर। अरे ये पहले सिंप्लीफाई हुआ था तो थोड़ा सा इजी रहता ना, देखने में अच्छा लगता कि भाई हमने लास्ट में निकाला, शुरू में निकल जाता, वी का जो एक्सप्रेशन निकाला था ना उसी समय निकल जाता तो प्रॉपर हो जाता बिल्कुल, ठीक है। सो वेल ठीक है, कोई नहीं, है ना।
थैंक यू वेरी मच। और अब 2017 कर लिया, 16 और 15 2 साल का बचा हुआ है, ठीक है। तो 16 और 15 कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब तबीयत भी ठीक हो गया है तो अब जल्दी जल्दी किया जा सकता है काम, ठीक है। तो 16 और 15 कर लेंगे, और बीच में कोई भी दिक्कत हो पूछते रहिए। 2-3 क्वेश्चन लोग पूछ रखा है, हम रिप्लाई कर देंगे कल तक, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछिए, टाइम निकाल के आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक और ऐप भी मेरा डाउनलोड करिए, है ना, जो आपके जूनियर हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स वोर्स करने में, या जो कोर्स ढूंढ रहे हैं, वो एक बार देख सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे ज्वाइन कर लीजिए, मतलब आप देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।